Hello, my dear students. My name is Dr. Deepti, and I am here with a new topic of psychology and education, that is forgetting. आज जो मैं आपके सामने टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ उसका नाम है forgetting, जिसे हम हिंदी में भूलना कहते हैं। कई बार हम लोग ऐसी सिचुएशंस फेस करते हैं और हमने कई बार ये बोलते हुए भी सुना है कि मैं ये करना भूल गया या भूल गई। आपने स्टूडेंट को सुना होगा कि आज मैं अपनी नोटबुक लाना भूल गया या होमवर्क करना भूल गया। एक हाउसवाइफ को बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन फेस करते हुए सुना होगा कि ओहो मैं तो आज नमक डालना भूल गई या मैं अब कुछ फलाना जो इंग्रेडिएंट है वो डालना भूल गई। तो इसी तरीके से या फिर किसी प्रोफेशनल के मुंह से सुना होगा कि मैं ये अपॉइंटमेंट को फिक्स करना भूल गया। तो ऐसी ही कुछ सिचुएशंस है जो हम सभी प्रोफेशनल्स या हाउसवाइफ्स या जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फेस करते हैं। तो आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगी कि आखिर फॉरगेटिंग होता क्या है, इट मीन्स व्हाट डज इट मीन, कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट ने फॉरगेटिंग के ऊपर काम किया था, कितने टाइप्स की फॉरगेटिंग होती है, कौन कौन सी थ्योरीज फॉरगेटिंग में रिलेटेड होती है। देखिए बेसिकली जो फॉरगेटिंग है इट इज अ प्रोसेस in which an individual fails to recall what he has learned in the past. Forgetting एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी व्यक्ति उसने जो पास्ट में चीजें सीखी हुई होती हैं वो उन्हें रिकॉल करने में असक्षम होता है। यानी कि जब वो स्टिमुलस उसके सामने नहीं है जिस स्टिमुलस से रिलेटेड उसने चीजें सीखी हैं, कभी ऐसा टाइम आता है कि आपको उस स्टिमुलस से रिलेटेड चीजें याद करनी पड़ती हैं, लेकिन क्योंकि वो स्टिमुलस उस समय आपके पास प्रेजेंट नहीं है, आप उन चीजों को याद करने में सक्षम नहीं है। तो बेसिकली क्या है, फॉरगेटिंग एक प्रोसेस है जिसमें रिटेनिंग पार्ट हमारी फेल हो जाती है। तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन आपके मुन है जो एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने कहा था कि फॉरगेटिंग इज द लॉस permanent or temporary of the ability to recall or recognize something learned earlier। इन्होंने कहा था कि जो फॉरगेटिंग होता है वो बेसिकली क्या होता है, या तो टेम्पररी भी हो सकता है या परमानेंट भी हो सकता है, जिसमें हम उन पास्ट में सीखी हुई चीजों को रिकॉल या रिकॉग्नाइज करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो ये मुन के अनुसार था। एक डेफिनेशन हमारे इंडियन साइकोलॉजिस्ट थे भाटिया, उनकी डिस्कस करना चाहूंगी। भाटिया है, इनके अकॉर्डिंग फॉरगेटिंग इज द फेलियर ऑफ द इंडिविजुअल टू रिवाइव इन कॉन्शियसनेस एन आइडिया और ग्रुप ऑफ आइडियाज विदाउट द हेल्प ऑफ ओरिजिनल स्टिमुलस। भाटिया जो बहुत ही अच्छे हमारे इंडियन साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने बहुत अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हमारे साइकोलॉजी फील्ड में। इनका ये कहना था कि फॉरगेटिंग एक वो प्रोसेस होता है जिसमें कि हम जब वो स्टिमुलस हमारे सामने एब्सेंट होता है उससे रिलेटेड जो भी हमने चीजें सीखी हुई होती हैं, जब हम उनको अपने कॉन्शियस स्टेट में नहीं ला पाते हैं, इसी को हम फॉरगेटिंग कहते हैं। ऐसे ही हमारे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने फॉरगेटिंग की डेफिनेशंस हमको दी हैं। नाउ एक मैं इससे पहले कि मैं आपको थ्योरी समझाऊं, एक हमारे एबिंगॉस करके एक साइकोलॉजिस्ट थे। एबिंगॉस इन्होंने क्या किया था, फॉरगेटिंग के ऊपर बहुत रिसर्चेस की थी। तो इनका एक ये काम बहुत ज्यादा फेमस है जिसे कहा जाता है एबिंगॉस कर्व ऑफ फॉरगेटिंग। इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिनको उन्होंने खुद ही अपने ऊपर किया था, यानी कि अपने आप को ही उन्होंने अपना सब्जेक्ट बनाया था। इन्होंने क्या किया कि कुछ नॉनसेंस सिलेबल्स बनाए और उन नॉनसेंस सिलेबल्स को मेमोराइज किया, फिर उनको रिकॉल करने की कोशिश की और उन्होंने अपने ऊपर ही कुछ टेस्ट किए जिससे उन्होंने कुछ हमें कंक्लूजन्स दिए। देखिए, स्टडीज डन बाय एबिंगॉस represent the earliest systematic work in studying phenomena of forgetting। इन्होंने एक हमें कर्व दिया था, बहुत सारे काम इनके द्वारा किए गए थे। He himself worked as a subject and described his studies by plotting curve of forgetting। एक उन्होंने ग्राफ बनाया था और उस ग्राफ में एक कर्व ऑफ फॉरगेटिंग के द्वारा उन्होंने अपने कंक्लूजन्स हमको दिए थे। इन्होंने कुछ लिस्ट बनाई थी आपकी नॉनसेंस सिलेबल्स की। नॉनसेंस सिलेबल्स क्या होते हैं, जैसे कि CAT कैट। कैट का मतलब आपको पता है एक जानवर होता है जो कि बिल्ली होता है। ये तो आपका एक क्या है, सेंसफुल आपका एक सिलेबल हो गया। उन्होंने कुछ नॉनसेंस सिलेबल्स बनाए थे जैसे XUV, TAV, जिसका कि कोई मीनिंग नहीं आता। तो कुछ इन्होंने ऐसे लिस्ट बनाई थी नॉनसेंस सिलेबल्स की और उन्होंने हर 20
अपना एक रिकॉल टेस्ट लिया था और इसी के बेसिस पे उन्होंने एक फॉरगेटिंग कर्व बनाया था। देखिए, बहुत डिटेल में तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं वो कंक्लूजन आपको बता देती हूँ कि ये पूरे एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया था, उन्होंने अपने इस फॉरगेटिंग कर्व के द्वारा कुछ कंक्लूजन दिए थे। पहला कंक्लूजन उन्होंने ये दिया था, द अमाउंट ऑफ लर्न्ड मटीरियल फॉरगॉटन डिपेंड्स अपॉन द टाइम लैप्स्ड आफ्टर लर्निंग। उनका ये कहना था कि जब हम किसी चीज को सीखते हैं, फॉरगेटिंग डिपेंड करता है कि कितना लैप्स ऑफ टाइम हुआ है, यानी कि जितना अधिक समय उस लर्न्ड मटेरियल और रिकॉल में होगा, उतना ज्यादा क्या है, फॉरगेटिंग प्रोसेस आपका ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। दूसरा हमने बताया था, द रेट ऑफ फॉरगेटिंग इज वेरी रैपिड एट फर्स्ट एंड देन ग्रेजुअली डिमिनिशेस प्रोपोर्शनली एज द इंटरवल लेंथन्स। वो कहते हैं कि जिस तरीके से आपका जो टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जाता है, यानी कि आपने किसी चीज को सीखा हुआ है, आप उसको बार बार प्रैक्टिस नहीं कर रही हैं, ड्रिल नहीं कर रही हैं और एक लंबा गैप देकर उसको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज आप क्या होता है, डिमिनिश हो जाती है। जो आपके मेमोरी में वो जो इनग्राम्स बने होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, आपके पेरिश हो जाते हैं, कहीं ना कहीं वो आपके गायब हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू एबिंगहॉस। इसके बाद मैं आपको टाइप्स ऑफ फॉरगेटिंग बताती हूँ। देखिए, आपके बेसिकली दो टाइप्स की फॉरगेटिंग होती है। द फर्स्ट इज नेचुरल फॉरगेटिंग एंड द सेकंड वन इज मोर्बिड फॉरगेटिंग। नेचुरल फॉरगेटिंग जो होती है वो आपकी नॉन इंटेंशनल होती है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम कोई चीज सीखते हैं और हमने क्या किया, उस चीज की प्रैक्टिस नहीं की है, तो कुछ टाइम बाद वो चीज हम भूल जाते हैं, तो इसे कहते हैं हम नेचुरल फॉरगेटिंग। दिस इज नॉन इंटेंशनल, हम इंटेंशनली नहीं करते हैं, लेकिन ड्यू टू सम फैक्टर्स वी फॉरगेट दोज लर्न्ड थिंग्स। एंड द सेकंड वन इज मॉर्बिड और एबनॉर्मल फॉरगेटिंग। ये जो फॉरगेटिंग होती है, ये इंटेंशनल होती है, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि कुछ ऐसे पेनफुल एक्सपीरियंसेस जिन्हें हम याद नहीं करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि वो हमारे कॉन्शियस स्टेट में आए, तो यदि हम उनको कोशिश करते हैं भुलाने की, तो दैट टाइप ऑफ फॉरगेटिंग कम्स अंडर द कैटेगरी मॉर्बिड फॉरगेटिंग। एक और आपकी कैटेगरी आती है फॉरगेटिंग की, वो है आपकी जर्नल एंड स्पेसिफिक। देखिए, जर्नल का मतलब होता है जिसमें हम किसी भी लर्न्ड मटेरियल को टोटल ही भूल जाते हैं, पूरा का पूरा जितना भी आपका पार्ट है हम उसको भूल जाते हैं। स्पेसिफिक फॉरगेटिंग में क्या होता है, आपने कुछ चीज याद की है लेकिन आप स्पेसिफिकली उसका कुछ पार्ट भूल चुके हैं, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक। देन कम्स फॉरगेटिंग की दो कैटेगरीज और हैं, पहली आपकी फिजिकल, दूसरी आपकी साइकोलॉजिकल। देखिए, फिजिकल का मतलब होता है जब आप फिजिकल फैक्टर्स के द्वारा किसी चीज को भूल जाते हैं, वो आपके फिजिकल फॉरगेटिंग में आ गई। जब हम किसी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के द्वारा किसी चीज को भूल जाते हैं, दैट कम्स अंडर साइकोलॉजिकल। फिजिकल फैक्टर्स में आपका मेमोरी रिलेटेड लॉसेस हो सकते हैं या आपकी ब्रेन में कुछ माल फंक्शनिंग हो सकती है, तो जब ऐसे नर्वस सिस्टम में कुछ डिसऑर्डर्स आ जाते हैं तो हमारा वो फिजिकल फॉरगेटिंग में आता है। साइकोलॉजिकल में आपका डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, इनके द्वारा जो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के द्वारा जब हम चीजों को भूल जाते हैं, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी साइकोलॉजिकल फॉरगेटिंग। इस तरीके से फॉरगेटिंग के आपके और भी बहुत ज्यादा कैटेगरीज हैं। ठीक है, अब आपको मैं थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग डिस्कस करूंगी, जिसमें कि मैं आपके सामने 3 थ्योरीज आज डिस्कस करूंगी। सबसे पहले आपकी है द ट्रेस डीके थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग। सेकेंड हम लोग डिस्कस करेंगे द इंटरफेरेंस थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग एंड द थर्ड वन इज द रिप्रेशन थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग। सबसे पहले आपकी है द ट्रेस डीके थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग। देखिए, इनका सबसे पहला पॉइंट है कि लर्निंग रिजल्ट्स इन न्यूरोलॉजिकल चेंजेस लीविंग सर्टेन मेमोरी ट्रेसेस और एनग्राम्स। इनका ये कहना था कि जब भी हम किसी चीज को सीखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने केसियो को प्ले करना सीखा, या मैंने स्विमिंग करना सीखा, या मैंने साइकिलिंग करना सीखा, या मैंने कोई ड्राइविंग करना सीखा 4 व्हीलर को, तो क्या होता है, उस लर्निंग से रिलेटेड वो एनग्राम्स हमारे मेमोरी में फिक्स हो जाते हैं, जिसे हम एनग्राम्स कहते हैं। तो इन्हें हम ट्रेसेस का नाम भी देते हैं। ये थ्योरी ये कहती है कि यदि हम उस सीखी हुई चीज की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो वो क्या होते हैं, जो ट्रेसेस होते हैं वो आपके डिमिनिश हो जाते हैं, कहीं ना कहीं आपके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, पेरिश हो जाते हैं। With the passage of time through disuse, these engrams get weaker and finally fades away. जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाता है, उस सीखी हुई चीज की हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, वो engrams
फेड होते चले जाते हैं और फाइनली फिर वो खत्म हो जाते हैं। इसका क्रिटिसिज्म ये है कि देखिए जो अदर साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने ये कहा था कि ऐसा नहीं होता है कि कोई भी अगर हम सीखते हैं कोई चीज और हम उसकी लंबे समय तक प्रैक्टिस ना करें तो वो कंप्लीटली वो एनग्राम्स डिमिनिश नहीं होते। एज फॉर एग्जांपल बचपन में हम लोग बाइसाइकिल राइड करना सीखते हैं, एक टाइम कुछ टाइम ऐसा आता है कि हम लोग बाइसाइकिल को टच भी नहीं करते, चाहे वो 5 साल हो गए 10 इयर्स हो गए, लेकिन अगर हम सपोज अगर बाइसाइकिल को चलाना अगर शुरू करें तो हम वो कंट्रोल करना, वो पेडलिंग करना, वो सब नहीं भूलते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं वो इंग्रेडिएंट्स हमारे दिमाग में मौजूद हैं। इसी तरीके से चाहे हम किसी इंस्ट्रूमेंट की बात करें या किसी गेम की बात करें तो ये चीजें हम कंप्लीटली वो इंग्रेडिएंट्स डिमिनिश नहीं होते। तो बाकी साइकोलॉजिस्ट ने इस ट्रेस डीके थ्योरी को क्रिटिसाइज किया था। जो दूसरी थ्योरी मैं आपके सामने डिस्कस कर रही हूं वो है आपकी द इंटरफेरेंस थ्योरी। इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि जब आप किसी कार्य में इंटरफेयर करते हैं या बाधा डालते हैं तो वहां पर क्या होता है, वो फॉरगेटिंग प्रोसेस आपका एक्टिवेट हो जाता है। इंटरफेरेंस इज द नेगेटिव इनहिबिटिंग इफेक्ट ऑफ वंस लर्निंग ऑन अनदर, यानी कि जब हम एक चीज सीखते हैं वो सीखी हुई चीज किस तरीके से बाधक बनती है दूसरी सीखी हुई चीज को, या जो बाद में सीखी हुई चीज है वो पहली वाली सीखी हुई चीज को रिकॉल करने में बाधक बनती है। तो इन दोनों प्रोसेस को इस इंटरफेरेंस थ्योरी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। इन्होंने कहा था कि जो इनहिबिशन होता है वो 2 प्रकार का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इनहिबिशन। द फर्स्ट वन इज रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन एंड द सेकंड वन इज प्रोएक्टिव इनहिबिशन। अब मैं आपको रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन बताती हूँ। देखिए, द एक्विजिशन ऑफ न्यू लर्निंग वर्क्स बैकवर्ड टू इंपेयर द रिटेंशन ऑफ प्रीवियसली लर्न्ड मटेरियल। इसका मतलब ये होता है रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन का, जब हम कोई नई चीज सीखते हैं, ठीक है, तो नई चीज हमने सीख ली है और यदि हम कोई पुरानी चीज को रिकॉल करने की कोशिश करते हैं तो नई सीखी हुई चीज वहां पर क्या कर रही है, उसके लिए रुकावट बन रही है। एज फॉर एग्जाम्पल, आपने पहले स्पेनिश लैंग्वेज सीखी, ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, नई लैंग्वेज जर्मन लैंग्वेज सीखी है। अब जब आप स्पेनिश लैंग्वेज को याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको जर्मन लैंग्वेज क्या करेगी, वहां पर एक ऑब्स्टिकल साबित करेगी, यानी कि स्पेनिश लैंग्वेज को याद करने, उसकी वोकेबलरी को याद करने में बाधा बन रही है। तो इसमें क्या होता है, आपका रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन में नई सीखी हुई चीज पुरानी सीखी हुई चीज के रिकॉल में ऑब्स्टिकल बन रही है। तो इस टाइप की इनहिबिशन को हम क्या कहते हैं, रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन। नाउ नेक्स्ट इज प्रोएक्टिव इनहिबिशन, जो कि रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन का ऑपोजिट है। द ओल्ड लर्निंग retained in our memory works forward to disrupt the memory of what we acquire or learn afterwards। इसमें क्या होता है कि सपोज हमने कोई पुरानी चीज सीखी हुई है, वो आपकी बाधक बनती है उस नई चीज को सीखने में। जैसे मैं लैंग्वेज का ही आपको बताती हूँ, सपोज मैंने पहले जर्मन लैंग्वेज सीखी है, ठीक है, अब मैं स्पेनिश लैंग्वेज सीख रही हूँ। अब यहाँ पर क्या होगा कि जर्मन लैंग्वेज की वोकेबलरी हमारी स्पेनिश लैंग्वेज की वोकेबलरी को ऑब्स्टिकल करी, क्योंकि मुझे वो वाली वोकेबलरी अच्छे से आती है, मैं इसमें एक्सपर्टाइज हूँ, तो मुझे वो नई चीजों को सीखने में ऑब्स्टिकल बनेगी। तो यहाँ पर पुरानी सीखी हुई चीज नई सीखी हुई चीज के सामने बाधक बनती है, तो इसे हम कहते हैं प्रोएक्टिव इनहिबिशन। इसके बाद आपका आता है जो लास्ट थ्योरी है वो आपकी रिप्रेशन थ्योरी, जिसके की प्रोपाउंडर आपके फ्रॉइड थे। Abnormal or morbid forgetting may be explained in the light of repression theory put forward by Freud। इन्होंने बेसिकली ये बताया था कि जो आपकी एबनॉर्मल फॉरगेटिंग होती है या फिर मॉर्बिड फॉरगेटिंग होती है वो इसी थ्योरी के कारण होती है। We push unpleasant and painful memories into the unconscious and try to avoid at least consciously। इसमें हम क्या करते हैं, इंटेंशनली यानी जानबूझकर उन मेमोरीज को अपनी कॉन्शियस स्टेट में आने से रोकते हैं जो कहीं ना कहीं हमको पेन देते हैं, जो कहीं ना कहीं हमको तकलीफ देते हैं। जैसे कि अगर हम किसी अपने नियर बाय या हम किसी अपने ऐसे फैमिली मेंबर को खो देते हैं जिसको याद करके हमको बहुत दुख होता है, तो हम क्या करेंगे, उसकी यादों को हम अपने अनकॉन्शियस पार्ट में ही रहने देंगे, क्योंकि यदि उनकी याद कॉन्शियस पार्ट में आती है तो हमको दुख होता है। तो इसको इन्होंने रिप्रेशन का नाम दिया था।
अब इन्होंने एक चीज और डिस्क्राइब की थी कि कॉज ऑफ एबनॉर्मल फॉरगेटिंग, यानी कि क्या कॉजेस होते हैं एबनॉर्मल फॉरगेटिंग के, यानी कि क्या ऐसे रीजंस होते हैं कि जिसमें हम उस पार्ट को अपने कॉन्शियस पार्ट में नहीं आने दे रहे हैं। An impaired emotional state of an individual play a part in disrupting normal memory process। अब बेसिकली इसमें क्या होता है कि जब हमारा इमोशनल स्टेट डिस्टर्ब हो जाता है, वहां पर कई बार हमारे जो न्यूरोलॉजिकल बॉन्डिंग, न्यूरोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, वहां पर डिस्टर्बेंसेस आनी शुरू हो जाती है। तो वहां पर क्या होता है, ऑटोमेटिकली नेचुरल फॉर्म में वो चीज हमारे कॉन्शियस पार्ट में नहीं आ पाती। तो इन्होंने कहा है कि जब एक इमोशनल हमारा इम्पेयर्ड इमोशनल स्टेट किसी भी इंडिविजुअल का होता है, तो वो क्या करता है, वो चीजों को कॉन्शियस स्टेट में नहीं आने देता है। व्हेन वन इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इमोशंस लाइक fear, anxiety, anger, love, the person becomes conscious and one's thinking become paralyzed। इसमें क्या हो जाता है कि जो हमारी थिंकिंग होती है, जो हमारी मेमोरी पास होती है रिटेन करने की, रिकॉल करने की, रिकॉग्नाइज करने की, वो कहीं ना कहीं पैरालाइज हो जाती हैं। तो बेसिकली इन्होंने क्या बोला था कि जो हमारे साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं, जैसे कि आपके डिस्टर्ब्ड इमोशनल स्टेट होते हैं, वो सारे के सारे रीजंस होते हैं कि वो चीज हमारे कॉन्शियस पार्ट में नहीं आती है। तो आज मैंने आपके समक्ष डिस्कस किया है कि फॉरगेटिंग क्या होती है, एबिंगहॉस कर्व ऑफ फॉरगेटिंग मैंने आपके सामने डिस्कस किया। उसके बाद मैंने डिस्कस किया कि टाइप्स ऑफ फॉरगेटिंग क्या होती है। इसके बाद मैंने आपसे डिस्कस किया कि 3 थ्योरीज मेन आपकी फॉरगेटिंग में है। द फर्स्ट वन इज द ट्रेस डिके थ्योरी, द सेकंड इज इंटरफेरेंस थ्योरी एंड द थर्ड इज रिप्रेशन थ्योरी। देखिए, जो आपका फॉरगेटिंग प्रोसेस होता है, हम हमेशा इसको नेगेटिव एस्पेक्ट में नहीं लेते हैं। फॉरगेटिंग क्या होता है, कई बार हमारी लाइफ में पॉजिटिव रोल भी प्ले करता है, जो कि हमें हेल्प करता है उन चीजों को भुलाने में जिसे हम याद करना नहीं चाहते हैं। लेकिन फॉरगेटिंग का एक बायोलॉजिकल रीजन भी हो सकता है, जिसको हम कुछ टेक्निक्स के द्वारा, कुछ साइकोलॉजिकल टेक्निक्स के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इस फॉरगेटिंग प्रोसेस को हम कम कर सकते हैं। तो आज मैंने आपके समक्ष फॉरगेटिंग डिस्कस किया है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सभी जो भी आपके साइकोलॉजी और एजुकेशन स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि इसी तरीके की एजुकेशनल वीडियोस में आपके समक्ष लेके आती रहूं, तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।